वेलकम एवरीवन। आज 15 जुलाई 2025 है और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसने सच में एक नए एरा में एंट्री की है। मार्केट एनर्जी से भरा है। ये वो जगह नहीं है जो 5 या 10 साल पहले थी। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। सोचो जरा, अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है जो स्टॉक्स चुनने में हमारी हेल्प करता है। हमारे पास सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं जो मिलीसेकंड्स में ट्रेड करते हैं। इसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। हर स्मार्टफोन वाला अब इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक रिवॉल्यूशन है और आप इसका एक पार्ट हैं। ये इनक्रेडिबल ग्रोथ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। सेंसेक्स और निफ्टी ने नई हाइट्स छू ली हैं, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स की बात नहीं है। ये उन नंबर्स के पीछे के लोगों की बात है। लाखों नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। वे यंग हैं, वे क्यूरियस हैं और वे टेक सेवी हैं। वे सीखने और एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। पार्टिसिपेशन की इस नई वेव ने हमारे मार्केट्स को और गहरा और वाइब्रेंट बना दिया है। सरकार के डिजिटल इंडिया के पुश ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। इजी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और फास्ट इंटरनेट ने स्टॉक मार्केट को हमारे कंट्री के हर कोने में पहुंचा दिया है, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक। तो ये नया मार्केट कैसा दिखता है? ये फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा डेमोक्रेटिक है। वो इंफॉर्मेशन जो कभी सिर्फ बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल थी, अब आपकी उंगलियों पर है। आप अपने फोन पर अमेजिंग एप्स का यूज करके स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। आप अपने लिए इन्वेस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसने प्लेइंग फील्ड को लेवल कर दिया है। एक छोटे शहर में बैठा एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर अब पावरफुल टूल्स तक एक्सेस रखता है। ये कुछ साल पहले तक अनइमेजिनेबल था। पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया है जो सीखने को तैयार हर किसी के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस नए डिजिटल मार्केट की अपनी चैलेंजेस भी हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो की स्पीड इनक्रेडिबली फास्ट है। न्यूज़ रियल और फेक दोनों आग की तरह फैल सकती हैं और स्टॉक प्राइसेस को तुरंत अफेक्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि हमें पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल और डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझना अब ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। हमें सीखना होगा कि अच्छी एडवाइस को बुरे शोर से कैसे अलग करें। हमें इसमें इन्वॉल्व रिस्क्स को समझना होगा और उन्हें कैसे मैनेज करना है। 2025 के स्टॉक मार्केट में ये जर्नी थ्रिलिंग है, लेकिन हमें इस रास्ते पर नॉलेज और कॉशन के साथ चलना होगा। फाइनेंस की दुनिया हमेशा बदलती रहती है और इंडियन मार्केट भी इसके साथ बदल रहा है। आइए देखें कि ग्लोबली और यहां अपने देश में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई और सस्ते डेटा की वजह से इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर बन गया है। इसने इन्वेस्टिंग को सीमलेस बना दिया है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेकंड्स में फंड्स ऐड कर सकते हैं। ये कई दूसरे देशों की तुलना में एक बड़ा एडवांटेज है जहां इसमें दिन लग सकते हैं। ये डिजिटल बैकबोन हमारे मार्केट की नई ग्रोथ स्टोरी की नींव है। इसने हम सभी के लिए सब कुछ तेज, आसान और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। एक और की फैक्टर इंटरेस्ट रेट्स हैं। लंबे समय तक हमने ग्लोबली बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स देखे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। यूएस फेडरल रिजर्व और हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स एडजस्ट कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इससे कुछ पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकल सकता है। हमें इन ट्रेंड्स को करीब से देखना होगा। हायर रेट्स कंपनियों के लिए पैसे उधार लेना भी महंगा कर सकते हैं, जिससे उनके प्रॉफिट्स और बदले में उनके स्टॉक प्राइसेस अफेक्ट हो सकते हैं।
2025 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इस कनेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज इन्वेस्टर का प्रोफाइल भी पूरी तरह से बदल गया है। कुछ साल पहले मार्केट पर पुराने वेल्थी इंडिविजुअल्स और बड़ी इंस्टीट्यूशंस का डोमिनेंस था। आज कहानी अलग है। नया इंडियन इन्वेस्टर यंग है, अक्सर 30 से कम उम्र का। वे YouTube और Instagram से स्टॉक्स के बारे में सीख रहे हैं। वे डिजिटल एप्स का यूज करने में कंफर्टेबल हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs अभी भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। बेशक उनकी बाइंग और सेलिंग मार्केट को मूव कर सकती है, लेकिन डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं की बढ़ती ताकत एक शानदार बैलेंसिंग फोर्स है। ये हमारे मार्केट को ज्यादा स्टेबल और फॉरेन मनी फ्लोज पर कम डिपेंडेंट बनाता है। आखिर में ब्रोकर्स के बीच कंपटीशन एक गेम चेंजर रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के उदय ने इन्वेस्टिंग को इनक्रेडिबली अफोर्डेबल बना दिया है। पहले हाई ब्रोकरेज फीस आपके प्रॉफिट्स में कमी करती थी। अब आप बहुत कम फ्लैट फी पर या कुछ केसेस में तो फ्री में भी ट्रेड कर सकते हैं। इस इंटेंस कंपटीशन ने सभी ब्रोकर्स को अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने और बेहतर सर्विस करने के लिए फोर्स किया है। वे पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च रिपोर्ट्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यह हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा चॉइसेस, कम कॉस्ट्स और बेहतर टूल्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमारी हेल्प करते हैं। ये वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप नए इंडियन मार्केट की पहचान है। वो दिन गए जब इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ एक स्टॉक चुनना और बेस्ट की उम्मीद करना था। 2025 में मॉडर्न इन्वेस्टर के पास एक पावरफुल टूलकिट है। ये टूलकिट आपको स्मार्टर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, सिर्फ हार्डर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई नए इन्वेस्टर्स शुरू में सीधे इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं। वे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF से शुरुआत कर रहे हैं। एक ETF स्टॉक्स की एक बास्केट की तरह है। अगर आप एक निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो आप तुरंत इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का एक शानदार तरीका है। आपको एक सिंगल कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। एक और पावरफुल टूल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP है। आपने शायद म्यूचुअल फंड्स के लिए SIPs के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप स्टॉक्स और ETFs में भी SIPs कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप हर महीने अपनी पसंदीदा कंपनी के स्टॉक में एक छोटी फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको टाइम के साथ एक पोजीशन बनाने में हेल्प करता है, बिना मार्केट को परफेक्टली टाइम किए। ये रुपये कॉस्ट एवरेजिंग में भी हेल्प करता है। जब प्राइस कम होता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो आप कम खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत अच्छी एवरेज परचेज प्राइस दे सकता है। ये धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाने का एक डिसिप्लिन तरीका है। आइए कुछ बहुत एक्साइटिंग बात करें, एल्गो ट्रेडिंग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन बेसिक आइडिया सिंपल है। आप रूल्स सेट करते हैं और एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपके लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूल क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी X के 10 शेयर्स खरीदो अगर उसका प्राइस अपनी 50-डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। एल्गोरिथम आपके लिए मार्केट को देखेगा और कंडीशन पूरी होने पर तुरंत ऑन ऑर्डर प्लेस करेगा। आज कई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स बिना किसी कोडिंग के अपने खुद के एल्गोज बनाने के लिए सिंपल यूजर फ्रेंडली टूल्स ऑफर करते हैं। ये ट्रेडिंग से इमोशन को हटाता है और ये इंश्योर करता है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें। नया इन्वेस्टर भी एक एक्सपेरिमेंटर है। डिजिटल वर्ल्ड आपको करके सीखने की परमिशन देता है। आप बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। आप अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हैं। आप वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं
जिसे पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं, बिना असली पैसे खोने के प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में शामिल हो सकते हैं और आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच शानदार है। ये आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपके लिए, आपकी रिस्क एपेटाइट के लिए और आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए क्या काम करता है। 2025 का इन्वेस्टर एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है जो लगातार अपनी टूल किट को अपडेट करता रहता है और हमेशा बदलते मार्केट के लिए अडॉप्ट करता रहता है। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना होगा, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके फाइनेंशियल गोल्स के इर्द गिर्द बनी होनी चाहिए। एक क्लियर गोल के बिना आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं। आइए 3 सबसे कॉमन गोल्स को समझते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये उन गोल्स के लिए है जो दूर हैं, जैसे आपकी रिटायरमेंट या आपके बच्चे की हायर एजुकेशन 15 से 20 साल में। यहां आपका बेस्ट फ्रेंड कंपाउंडिंग की पावर है। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, कर्सेंसर, न्यायाधीश की तलाश में हैं जो कई सालों तक लगातार ग्रो कर सकें। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन टिपिकली 5 साल से ज्यादा या यहां तक कि दशकों का होता है। आइडिया है खरीदने और होल्ड करने का। आप मार्केट के डेली एप्स और डाउन्स के बारे में चिंता नहीं करते, आप बड़ी पिक्चर पर फोकस करते हैं। इस गोल के लिए आप टिपिकली ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या ब्रॉड मार्केट ETFs जैसे निफ्टी 50 ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। की है पेशेंस। आप अपने पैसे को लंबे पीरियड तक काम करने देते हैं जिससे ये एक बड़े कॉर्पस में ग्रो हो सके। स्टॉक मार्केट के माध्यम से वेल्थी बनने का ये क्लासिक रास्ता है। दूसरा कॉमन गोल है रेगुलर इनकम जनरेट करना। ये उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो सकते हैं या जिन्हें हर महीने या क्वार्टर में कैश फ्लो का एक एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए। यहां आप जरूरी नहीं कि मैसिव प्राइस एप्रिसिएशन की तलाश में हो। इसके बजाय आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में हैं जो आपको रेगुलरली पे करते हैं। एक शानदार एग्जांपल है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये आमतौर पर स्टेबल मैच्योर कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स शेयर करती हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या इन्वाइटीज भी देख सकते हैं जिन्हें अपनी अधिकांश इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। TISO है क्विक प्रॉफिट्स या जिसे हम अक्सर ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म गोल है जिसका टाइम होराइजन कुछ मिनट से लेकर कुछ हफ्तों तक होता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत अलग है। यहां आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जैसी स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। आप जिन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं वे स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ट्रेडर्स लेवरेज पाने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ये रास्ता हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन इसमें बहुत हाई रिस्क भी होता है। इसमें बहुत नॉलेज, स्किल और एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करना है। ऐसा करने के 2 मेन तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इन्हें एक ही स्टॉक को देखने के 2 अलग अलग लेंस की तरह सोचो। फंडामेंटल एनालिसिस एक डिटेक्टिव होने जैसा। आप एक कंपनी की असली वैल्यू खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी हेल्थ, उसके बिजनेस, उसके मैनेजमेंट और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं। गोल यह तय करना है कि क्या स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तुलना में करंटली अंडर प्राइस है या
ओवर प्राइस है। यह वॉरेन बफेट जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स द्वारा पसंद किया जाने वाला अप्रोच है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर शुरू करते हैं। 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी के पास क्या है, जो उसकी एसेट्स हैं और उसे क्या देना है, जो उसकी लायबिलिटीज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि कंपनी एक पीरियड में प्रॉफिट कमा रही है या लॉस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में आने और जाने वाले एक्चुअल कैश को ट्रैक करता है। इन्हें समझने के लिए आपको सीए होने की जरूरत नहीं है। कई वेबसाइट्स इस डेटा को बहुत सिंपल फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हैं। आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि रेशियोज को भी देख सकते हैं। लेकिन नंबर्स सिर्फ आधी कहानी है। आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना होगा। इसका मतलब है उन फैक्टर्स को देखना जिन्हें आप नंबर में नहीं डाल सकते। कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है? क्या उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक लॉयल कस्टमर बेस है? क्या कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या जिसे हम मोट कहते हैं? क्या यह एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है? 2025 में हम कुछ एक्साइटिंग नए थीम्स देख रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में कंपनीज को बहुत अटेंशन मिल रही है। इन नए ट्रेंड्स को समझना मॉडर्न फंडामेंटल एनालिसिस का एक की पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस दूसरी ओर एक चार्टिस्ट होने जैसा है। आप कंपनी की बैलेंस शीट से कंसर्न नहीं हैं। इसके बजाय आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टॉक चार्ट्स का स्टडी करते हैं। कोर आइडिया यह है कि सभी नोन इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है और प्राइसेस पैटर्न्स में मूव करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट्स इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं। वे अलग अलग प्रकार के चार्ट्स देखते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो एक पीरियड के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिखाते हैं। वे मूविंग एवरेजेस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ताकि ट्रेंड और मोमेंटम्स को समझ सकें। वे स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप भी देखते हैं, जो डायरेक्शन में संभावित बदलाव का संकेत दे सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस भी क्रूशियल है। ये दिखाता है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए और एक को फॉर प्रीडरीज हाउ well was in sir why gear out the stats or रेंथ को कंफर्म कर सकता है। या एक बार जब आप अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको उस पर एक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। 2025 में ट्रेडर्स के पास चुनने के लिए कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं। हर एक की अपनी स्टाइल, टूल्स और रिस्क हैं। सबसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग है। यहां आप स्टॉक्स को उसी दिन खरीदते और बेचते हैं। आप कोई भी पोजीशन रात भर नहीं रखते। गोल दिन के दौरान छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट्स का यूज करते हुए उन्हें बहुत डिसिप्लिन्ड और क्विक होने की जरूरत होती है। रिस्क हाई होते हैं क्योंकि आप अक्सर लेवरेज का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन क्विक गेन्स की पोटेंशियल ही कई लोगों को अट्रैक्ट करती है। थोड़ी लंबी टर्म स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स का एम मार्केट में एक स्विंग या एक सिंगल मूव को कैप्चर करना होता है जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। वे एक कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू से कंसर्न नहीं होते। वे एक ट्रेंड को पकड़ने पर फोकस करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक एक क्लियर अपर ट्रेंड में है तो एक स्विंग ट्रेडर उसे खरीद सकता है और उसे तब तक होल्ड कर सकता है जब तक ट्रेंड रिवर्स होने के संकेत न दिखाए। वे डेली या वीकली चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इस स्ट्रेटजी में इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में कम कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, हमारे पास पोजीशनल ट्रेडिंग है। ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच की लाइन को धुंधला करती है। एक पोजीशनल ट्रेडर एक स्टॉक को कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक होल्ड करता है। वे एक बड़े ट्रेंड या एक बड़े इवेंट पर दाम लगा रहे होते हैं, जैसे एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। पोजीशनल ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का मिक्स यूज करते हैं। वे एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के लिए फंडामेंटल्स का यूज कर सकते हैं और फिर अपनी एंट्री और एग्जिट को परफेक्टली टाइम करने के लिए टेक्निकल का यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपने जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है वो उम्मीद के मुताबिक चलता है तो इससे बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आखिर में हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग है। ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन इनका यूज अपने पोर्टफोलियो को हेज करने या स्पेकुलेशन के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और इसमें ग्रीक्स, विसा, डेल्टा, गामा, थीटा जैसे कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ की जरूरत होती है। एल्गो ट्रेडिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करता है। ऑप्शंस और एल्गोस दोनों ही एडवांस्ड स्ट्रेटजीज हैं। वे एक नॉलेजेबल ट्रेडर के हाथों में पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन अगर सही तरीके से यूज न किए जाएं तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं। वे 2025 के ट्रेडिंग लैंडस्केप का एक बड़ा पार्ट हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी स्ट्रेटजी या आपका एनालिसिस नहीं है। ये रिस्क को मैनेज करने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आपकी एबिलिटी है। आपके पास दुनिया का बेस्ट स्टॉक पिकिंग मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप आखिरकार पैसे खो देंगे। पहला रूल है कैपिटल एलोकेशन। कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो, और इससे भी इंपॉर्टेंट, कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट मत करो जितना आप खोने का रिस्क नहीं उठा सकते, खासकर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों। एक अच्छा रूल ऑफ थंब है कि एक सिंगल ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% से 2% ही रिस्क लें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और ड्यूरेशन या ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने ब्रोकर को देते हैं ताकि अगर कोई स्टॉक एक निश्चित प्राइस पर गिर जाए तो उसे ऑटोमेटिकली बेच दिया जाए। ये आपका सेफ्टी नेट है। ये बेचने के डिसीजन से इमोशन को हटाता है। कई बिगिनर्स एक स्टॉक से प्यार कर लेते हैं और उसे तब भी होल्ड करते रहते हैं जब वह नीचे जा रहा होता है, ये उम्मीद करते हुए कि वह रिकवर करेगा। ये डिजास्टर का एक तरीका है। एक स्टॉप लॉस आपको अपने लॉसेस को जल्दी काटने के लिए फोर्स करता है। मार्केट में एक फेमस कहावत है, अपने लॉसेस को छोटा करो और अपने प्रॉफिट्स को चलने दो। एक स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल ऐसा करने में हेल्प करता है। एक और की कॉन्सेप्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। आप कितना खोने को तैयार हैं, आपका रिस्क, और आप कितना कमाने की उम्मीद करते हैं, आपका रिवॉर्ड। एक अच्छे ट्रेड में पोटेंशियल रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना या 3 गुना पोटेंशियल रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप एक ट्रेड पर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 या 30 रुपए कमाने का एम रखना चाहिए। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको हर सिंगल ट्रेड पर सही होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप सिर्फ 50% टाइम सही हो, फिर भी आप पैसा कमाएंगे। आखिर में आइए सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करें, आपका अपना दिमाग। मार्केट दो इमोशन से चलता है, लालच और डर। जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो लालच हावी हो जाता है और लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं। जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो डर हावी हो जाता है और लोग पैनिक में बेचते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के लिए आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। डिसिप्लिन ही सब कुछ है, आपको अपनी प्लान पर टिके रहना होगा। डिसिप्लिन बनाने का एक शानदार तरीका ट्रेडिंग जर्नल रखना है। लिखो कि आपने ट्रेड क्यों किया, आपका स्टॉप लॉस कहां है, आपका टारगेट कहां है और रिजल्ट क्या था। ये आपको अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर, ज्यादा डिसिप्लिन मार्केट पार्टिसिपेंट बनने में हेल्प करेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ा हुआ है। हजारों मील दूर होने वाली घटनाओं का हमारे निफ्टी और सेंसेक्स पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। हमें इन ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक यूएस फेडरल रिजर्व या फेड की पॉलिसी है। जब फेड यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स से पैसा निकालना और सेफर रिटर्न्स के लिए यूएस में इन्वेस्ट करना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। एफआईआई मनी का यह आउटफ्लो हमारे मार्केट को गिरा सकता है। हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आरबीआई रेपो रेट सेट करता है, जो वह रेट है जिस पर वह बैंकों को पैसा उधार देता है। यह कंट्री में सभी दूसरे इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ाता है तो यह इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकता है, जो आमतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी ओर अगर यह ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए रेट्स घटाता है तो यह मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हमें हमेशा आरबीआई गवर्नर द्वारा की गई अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी कमेंट्री हमें इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में क्लूज देती है। हमारी करेंसी इंडियन रुपये की यूएस डॉलर के मुकाबले वैल्यू एक और क्रूशियल फैक्टर है। एक कमजोर रुपया कुछ कंपनीज के लिए अच्छा हो सकता है और दूसरों के लिए बुरा। फॉर एग्जाम्पल आईटी और फार्मा कंपनीज जो डॉलर में बहुत रेवेन्यू कमाती हैं, उन्हें कमजोर रुपये से बेनिफिट होता है। जब वे अपनी डॉलर अर्निंग्स को रुपये में कन्वर्ट करती हैं तो उन्हें ज्यादा रुपये मिलते हैं। हालांकि वे कंपनीज जो बहुत रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं, जैसे ऑन एल मार्केटिंग कंपनीज, एक कमजोर रुपये से अफेक्ट होती हैं क्योंकि उनके इंपोर्ट बिल्स बढ़ जाते हैं। तो यूएसडी आईएनआर पेयर का मूवमेंट कुछ ऐसा है जिसे हमें ट्रैक करना चाहिए। दूसरे ग्लोबल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। क्रूड ऑन ऑयल का प्राइस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हायर ऑन ऑयल प्राइसेस से हायर इन्फ्लेशन और एक बड़ा इंपोर्ट बिल हो सकता है जो इकोनॉमी और मार्केट के लिए नेगेटिव है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे युद्ध या बड़े देशों के बीच ट्रेड टेंशंस भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट्स बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 2025 में एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में आप इन ग्लोबल क्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको यह बेसिक समझ होनी चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी आपके इन्वेस्टमेंट्स को यहां अपने देश में कैसे अफेक्ट करती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्यूचर में
और भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट होने वाले हैं। एक बड़ा ट्रेंड जो हम देखना शुरू कर रहे हैं वह है एसेट्स का टोकनाइजेशन। इसका मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट को एक ब्लॉकचेन पर जो डिजिटल टोकन के रूप में रिप्रेजेंट करना। इससे एक सिंगल शेयर का एक छोटा हिस्सा ऑन करना पॉसिबल हो सकता है, जिससे सबसे महंगे स्टॉक्स भी सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि 50,000 रुपए प्रति शेयर वाले स्टॉक का सिर्फ 100 रुपए का हिस्सा खरीदना। टोकनाइजेशन इसे एक रियलिटी बना सकता है, जिससे इन्वेस्टिंग और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगी। एक और गेम चेंजर यूपीआई का गहरा इंटीग्रेशन होगा। हम पहले से ही हर चीज के लिए यूपीआई का यूज करते हैं। फ्यूचर में आप अपने पसंदीदा यूपीआई ऐप के थ्रू सीधे स्टॉक्स खरीद पाएंगे, जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं या बिल पे करते हैं। इससे इन्वेस्टिंग की प्रोसेस और भी सिंपल और तेज हो जाएगी, जिससे लाखों और लोग मार्केट में आएंगे। गोल इन्वेस्टिंग को उतना ही आसान बनाना है जितना एक मैसेज भेजना। ये सरलीकरण इन्वेस्टर एजुकेशन के साथ मिलकर पूरे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक पावरफुल फोर्स होगा। ये हमारे कैपिटल मार्केट्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबो एडवाइजर्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। आज एआई हमें डेटा एनालाइज करने में हेल्प करता है, कल एआई हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन सकता है। एआई पावर्ड रोबो एडवाइजर्स हमारे गोल्स, रिस्क एपेटाइट और यहाँ तक कि हमारी लाइफ इवेंट्स के आधार पर हमारे लिए अत्यधिक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम होंगे। वे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने, हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने और 24 घंटे सलाह देने में सक्षम होंगे। इससे हाई क्वालिटी डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल एडवाइस सभी के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएगी, सिर्फ वेल्थी लोगों के लिए नहीं। आखिर में सोशल और कम्युनिटी इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। हम पहले से ही ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह देख रहे हैं। फ्यूचर में हम डेडिकेटेड सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, जहां आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो को रियल टाइम में देख सकते हैं और यहां तक कि ऑटोमेटिकली उनके ट्रेड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। ये नए इन्वेस्टर्स को एक्सपर्ट्स से सीखने की परमिशन देता है। बेशक इसमें अपने रिस्क भी होते हैं और आपको कभी भी किसी को आंख बंद करके कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी, कोलैबोरेशन और शेयर्ड नॉलेज की पावर। स्टॉक मार्केट एंड क्यूर एवेंडर्स सफर जीव वन हा और बुरी एंड ट्रांसफॉर्म करती रहेगी। फ्यूचर कनेक्टेड, इंटेलिजेंट और इनक्रेडिबली एक्साइटिंग है। हाउ बरी क्योर इंसान तैयार हो जाओ।